नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य और बिहार के सियासी संग्राम का दूसरा और आखिरी चरण जारी है। जी बिल्कुल, और मैं हूं आपके साथ किरण। और देखिए, जिस तरह से विवेक यहां पर बता रहे हैं कि ये सियासी संग्राम का दूसरा और आखिरी चरण है और इसी के बाद जब 14 नवंबर को जो है नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि सिंहासन पर आखिरकार बैठेगा कौन, जनता के दिल में कौन, जनता किसको जिता करके भेजेगी। ये सब कुछ जो है वो 14 नवंबर को जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में पटना की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये बड़ा सवाल है विवेक। बिल्कुल, और किसके सर साथ ताज सजेगा। पहले फेज में जहां 65% से ज्यादा वोटिंग हुई, वहीं दूसरे फेज में और बंपर मतदान देखने को मिल रहा है। 3 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है। एक तरफ एनडीए जो फिर से नीतीश के चेहरे और मोदी के नाम पर मैदान में है, दावा वही है, काम बोलता है और भरोसा इससे सरकार का। दूसरी तरफ महागठबंधन जिसके युवा नेता तेजस्वी यादव इस बार नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर हवा बना रहे हैं। तेजस्वी का फोकस साफ है, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, पलायन, जबकि एनडीए कहती है विकास का सिलसिला रुकने नहीं देंगे। लेकिन असली तस्वीर इतना आसान नहीं दिखता अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो। बिल्कुल, और देखिए कि गांव में अगर जातीय समीकरण की बात करें, क्योंकि बिहार में चुनाव देखे और जातीय समीकरण पर ध्यान ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे में देखिए अब सब कुछ जो है जातीय समीकरण पर निर्णायक हो जाता है। शहरी इलाकों में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। एक और अनुभव की सरकार है तो दूसरी तरफ उम्मीद का चेहरा है। अब देखना यह होगा कि बिहार नीतीश के नाम पर भरोसा करेगा या फिर तेजस्वी के वादे पर विश्वास। और ऐसे में 14 नवंबर नतीजे बताएंगे, बदलाव की बयार चलेगी या फिर पुराना भरोसा कायम रहेगा। पूरे बिहार के अंदर उत्सव का माहौल है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार विकास किया है, लोग विकास की बयार में अपना मतदान कर रहे हैं और फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाने के लिए यहां की मतदाता ने ठान लिया है और पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पूरे बिहार के मतदाता इस बात का मन बना लिए। दूसरे चरण में भी जिस तरह से जनता का उत्साह देखा जा रहा है, जो बदलाव के लिए, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए वोट करने निकले हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने में जनता जनार्दन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये बिहार में परिवर्तन का लहर है और दूसरे चरण के मतदान में भी अपार जन समर्थन श्री तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन सरकार को मिलने जा रही है। चारों तरफ से एनडीए एनडीए एनडीए, सिर्फ एनडीए ही दिख रहा है। मतदाताओं में जबरदस्त रूप से उत्साह है। खास करके महिला मतदाता तो पूरे तौर पे उत्साहित होकर मतदान कर रही हैं और एनडीए के पक्ष में कर रही हैं। तो हम तो पहले से ही बताते रहे और आज जो अभी तक द्वितीय चरण के मतदान का रुझान आ रहा है, उसके आधार पे जो अपेक्षा थी उससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा एनडीए के पक्ष में परिणाम आने वाला है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोटिंग चल रही है। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर अररिया में लगभग 60% का मतदान हो गया है किरण। अरवल में बात करें तो 58% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। औरंगाबाद में 60% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। बांका में 63% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। भागलपुर में 58% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। गया में 62% से ज्यादा मतदान हो चुका है। और ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं, अभी 6 बजे तक के फाइनल आंकड़े आने बाकी है। ये लगभग 70% जाएगा जिस तरह से सुबह से कयास लगाया जा रहा है। अगर ये कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं हो सकती है चीजें कि बिहार कहीं ना कहीं जो इतिहास अपने पहले फेज में बना चुका है, अब उसी को तोड़ता हुआ अपने दूसरे फेज में जो है वो दिखाई दे रहा है। 65 के करीब वो मतदान जो है पहले फेज में हुआ और अब ये 70 के करीब जाता हुआ, क्योंकि 3 बजे तक में 60.80 के करीब अगर यहाँ पर मतदान हो रहा है। किशनगंज में आप देखेंगे तो 66% से ज्यादा मतदान हो गया। 66% है। तो समझिए कि किस तरह से बिहार में बम्पर वोटिंग हो रही है और ये बम्पर वोटिंग के पीछे वजह आखिरकार क्या है, ये समझना यहाँ पर पूर्णिया जो सीमांचल में आता है वो, उसमें आप देखिए कि लगभग 65% मतदान हो गया। बताइए अपने आप में। और मुझे लग रहा है महिलाएं जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा ये सीमांचल वाला बेल्ट जो है वो बेसिकली मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है और नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ इलाका। और नेपाल बॉर्डर को फिलहाल सील रखा गया है जब तक ये वोटिंग जारी है, क्योंकि वो बॉर्डर बड़ा खुला हुआ है और वहाँ से आसानी से नेपाल और हिंदुस्तान लोग आते जाते हैं।
तो उस बॉर्डर को फिलहाल सिल गया है। किशनगंज में देखिए, किशनगंज भी सीमांचल का इलाका है, 66% मतदान है। कटिहार में लगभग 64% मतदान है। जमुई में लगभग 63% ज्यादा मतदान है। तो ये इम्पोर्टेंट एक तरह से आंकड़ा कह सकते हैं आप। बिल्कुल, सीमांचल जो है मुझे जी। लग रहा है कि जीत जो है वो तय करने के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण 24 भूमिका सीटें जो है सीमांचल में ये आती जो हैं। है, महत्वपूर्ण दो, भूमिका हाँ, मुस्लिम 2020 लीग जो में है अगर वो आप निभा देखेंगे तो सकते हैं यहाँ पर। 2020 में 24 में से 12 सीटें 12 एनडीए के तो खाते में NDA के गई खाते में थी, थी। लेकिन वहां ओवैसी ने बड़ा खेल कर दिया था, बिल्कुल। क्योंकि 5 सीटें ओवैसी लेकर चले गए थे। हालांकि वो बाद में जो है वो आरजेडी 4 सीटें उसमें से शामिल हो गए, तो वहां पर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ अंश वत्स जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, अविनाश पासवान जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता जेडीयू। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। एलजेपीआर और बीजेपी का फिलहाल हम इंतजार कर लेते हैं उनके आने का, लेकिन शुरुआत डिबेट की करेंगे। सबसे पहले पहला सवाल जो है वो अविनाश पासवान जी से ही ले लें। अविनाश पासवान जी, बम्पर वोटिंग चल रही है और 2 ही रीजन होता है बम्पर वोटिंग का, या तो लोग चाहते हैं कि सरकार वापस आए दमदार तरीके से, या तो फिर कि दूसरी सरकार आए और दमदार तरीके से। एंटी इनकम्बेंसी वोट माना जाता है बेसिकली बम्पर वोट में। तो 2 फॉर्मूला है, उसमें दूसरा वाला फॉर्मूला ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि महागठबंधन ये मानकर चल रहा है अगर बहुत बम्पर जबरदस्त तरीके से वोटिंग हो रही है तो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है बिहार में। बिल्कुल, और इसमें मैं एक और चीज विवेक ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि जब 60% से अधिक वोटिंग हुई है तब लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी के खाते में जो है ये बम्पर वोटिंग का फायदा जो है वो मिला है। तो इस बार क्या होगा ये बताएं और समझाएं अविनाश जी, कैसे देख रहे हैं इसे? जी, तो मैं आपको बता दूं कि ये साफ तौर पे जिस तरीके से बढ़ चढ़ के और विशेषकर महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के वोट किया है, पहले चरण में भी देखें और दूसरे चरण में भी देखें, तो ये सीधा एक इंडिकेशन है। और जब भी महिलाएं वोट करती हैं तो सीधा ये इंडिकेशन होता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पे जो विश्वास है, उसी विश्वास के माध्यम से उन्होंने पूरे बिहार को ये संदेश देने का काम किया है कि पिछले 20 साल से जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उसी तरीके से 2025 से 30 भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही रहने वाले हैं। और इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको बता दूं। और इसके सबसे मेजर जो कारण है, जो उन्होंने, जो हमारी आधी आबादी थी, जो आप समझें 1990 से 2005 के बीच में वो सीमित रहती थी घरों में, मतलब उनको बाहर निकाल के उनको मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास, और वो प्रयास ही नहीं बल्कि एक सफल प्रयास किया है। चाहे वो 35% आरक्षण देने की बात हो सरकारी नौकरियों में, चाहे वो 50% आरक्षण देने की बात हो हमारे पंचायत इकाइयों में, और उसके बाद जीविका दीदी के माध्यम से, और फिलहाल में जो उन्होंने 10,000 रुपए देकर जो सहयोग राशि प्रदान की है महिला रोजगार योजना के माध्यम से। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और फर्दर वो जानती है कि 10,000 से जब हम एक व्यवसाय स्टार्ट करेंगे उसके बाद 2 लाख तक की सहायता राशि आगे मिलने वाली है। और बिल्कुल दूसरा जो अविनाश बहुत जी, बड़ा इसका कारण मतलब ये है भी- आप दूसरा जो पैटर्न उस पर आपको लग रहा है कि वो ज्यादा जो है यहाँ पर काम नहीं चल पाएगा, जो 60% एबव पे वोटिंग हो और आरजेडी के खाते में सब चीजें जाती है। लालू प्रसाद यादव अब तक जो पैटर्न दिखा है, अगर हम पुराना पैटर्न देख ले तो उसके हिसाब से वो सत्ता पर काबिज होते हैं और मुख्यमंत्री भी बनते हैं। चलिए, अंश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अंश जी, इस बात को बताइएगा कि एक तरफ तो एक पैटर्न जो कहीं ना कहीं जो अभी के शासित सरकार है उसके अगेंस्ट में चीजें जाती है, लेकिन महिलाओं का भी जिक्र अविनाश जी ने किया है और ये भी एक पैटर्न काम करता है कि जब जब महिलाएं बढ़ चढ़ करके वोट करती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। अच्छा भाई, एक पास में बैठा प्रतिशत जो है बढ़ता है, तो तब जो है विपक्ष के यानी लालू यादव जी और कांग्रेस के पक्ष में ही गया है। तो वही जो है इस बार फिर से दोहराया जाएगा। और महिलाओं का जैसे उन्होंने जिक्र इसलिए बढ़ चढ़ के वोट डाला है क्योंकि वो बताना चाहती है सरकार को कि आप अगर ठीक चुनाव से पहले हमें 10,000 का लॉलीपॉप दे दोगे ना, और पूरा 5 साल आप हमें जो है तरसा के हमसे जो लूटोगे, आप हमें 1-1 रुपया का मोहताज बना दोगे, तो बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आज महिलाओं ने बताया आपको बढ़ चढ़ के वोट करके कि आप दो बात आप ही की बात से चीजें निकल रही है। हरियाणा में भी देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मान करके कांग्रेस चल रही थी, हुआ कुछ नहीं, बम्पर वोटिंग उस समय भी 67% के करीब हुई है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या बिहार में भी होगा, सोचनीय विषय है। दूसरी बात सर सुन लीजिए, उसके बाद जवाब आप ही दीजिएगा। दूसरी चीज आप ही के से 10,000 का आपने जो ये कहा, आप लोगों ने आनंद फानन में जस्ट 2 दिन पहले 30,000 का अनाउंसमेंट आपने भी तो कर दिया, वो क्यों किया? नहीं, हाँ
देखिए सच्चाई क्या है कि जब एक सरकार 20 साल से होती है ना, तो सरकार का फर्ज होता है कि आप जो है अब अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाए। आप अब ये नीतियां नहीं लेकर आते कि हम सरकार जो है 10,000 देगी। सरकार को ये जो काम है ना, ये पहले शुरुआत में करने चाहिए थे, ताकि महिलाएं जो है 5 साल में अपने आपको सशक्त बना ले, कि आपको चुनाव के बाद जब आप जाए, आप चुनाव लड़ रहे हो तो आप महिला सशक्त करियो और महिला आपकी आवाज बने, महिला आपके लिए प्रचार करे। ये होता है सरकार का काम। जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं, हमने जब ऐलान किया कि महिलाओं को हम आर्थिक तौर पे सशक्त करेंगे, चुनाव के समय पे हमने वादा किया, तो हम वादा करें कि हमारी सरकार बनेगी तो ये आपको 5 साल मिलेगा पूरा, आपको एंड चुनाव वक्त में नहीं मिलेगा। इस वजह से जो है महिला बढ़ चढ़ के वोट करिए, और महिला ही नहीं बल्कि युवा भी वोट करे, जिनको रोजगार के बदले लाठियां मिली हैं, जो उनकी जो माता है ना, उनके बच्चों पे जो लाठियां टूटी गई है रोजगार के जब प्रचार को प्रोटेस्ट करी थी, तो इसके लिए माताओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया। ठीक है, वो देखिए, अब ये बातें तो आप लोगों ने ऑलरेडी इलेक्शन कैंपेन में कही हुई हैं। 2-3 चीजें मैं रखता हूं। बिहार में जो इसके पीछे इलेक्शन हुआ था 2020 में, 3 चरणों में इलेक्शन हुआ था। पहले चरण में लगभग 56% मतदान था, दूसरे चरण में भी 56.02% मतदान था, और थर्ड फेज 7 नवंबर 2020 को वोट जो डाले गए उसमें 60% से ज़्यादा मतदान था। नीतीश सरकार की वापसी हुई, एनडीए सरकार बनी, और उसके बाद अगर आप देखेंगे हरियाणा के इलेक्शन पर आ जाते हैं। हरियाणा के इलेक्शन में जब सरकार रिपीट हुई, वहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज था वो 68% था, वहाँ पर भी बम्पर वोटिंग हुई। हालांकि 2019 में अक्टूबर में जो चुनाव हुए थे उसमें भी बम्पर वोटिंग हुई थी, तब भी 68% था। वहां पर भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि भी एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार से लोग नाराज हैं, सरकार रिपीट नहीं होगी, मतदान जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। मैं किसी के तरफ की बात नहीं कर रहा, ये कहते हैं, आंकड़े बताते हैं ये फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि अगर बम्पर वोटिंग हुई तो आप ही को कमान मिलने जा रहा है या एंटी इनकम्बेंसी वाला भी वोट है। दोनों एग्जाम्पल मैंने बिहार का और हरियाणा का दोनों आपके सामने रख दिया। हरियाणा तो आपके पास आते आते तक रह गया था। जी, पहले चरण का मतदान हुआ, उसमें रिकॉर्ड वोटिंग इसलिए हुई क्योंकि बिहार की जनता ने ये सुना और जाना और समझा कि राहुल गांधी जी ने जो हमें बताया है ना कि वोट चोरी जो बिहार में हो सकती है, जो हरियाणा में हुई थी, जिसका आप जिक्र कर रहे हो कि हरियाणा में उनकी सरकार बन गई, तो उसी का ही कि भैया हरियाणा में कैसे चोरी हो सकती थी, तो वो बिहार में ना हो, इस वजह से बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किया। और मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर एक हरियाणा एक शख्स है, वो 2024 के विधानसभा चुनाव हरियाणा में, ये फॉर्मूला तो आप यहां भी लागू कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तो आप यहां भी लागू कर सकते हैं। आप बोलेंगे वोट चोरी हो गई, सरकार चोरी हो गई। सुनिए विवेक जी, सुनिए नहीं, मैं जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप चुनाव हार गए तो आप ये बोलेंगे ना कि भाई वोट चोरी हुई है। दिल्ली में भी वोट डाल रहा है, एक शख्स है वो हरियाणा में भी वोट डाल रहा है, दिल्ली में भी वोट डाल रहा है, और अब बिहार में भी वोट डाल रहा है। इसका संज्ञान आज ज्ञानेश कुमार जी को लेना चाहिए। ये चीज की बिहार की जनता बता रही है कि आप हम बढ़ चढ़ के वोट देंगे ताकि आपकी वोट चोरी ना हो पाए। ये बिहार की जनता इसलिए बढ़ चढ़ कर वोट कर रही है क्योंकि आज वो और हार गए तो फिर और इलेक्शन लूज कर गए, उसके बाद क्या कहिएगा? वोट डाल पाएगा। इलेक्शन लूज कर गए तो आप कहिएगा वोट चोरी हो गई? नहीं, तो हम लोग तो पूरी मजबूती से जो है चुनाव में जा ही रहे। हमारे सारे एजेंट्स जो है इनके पूरे झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। इसी वजह से आज विवेक जो पूछना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है सवाल आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अंश जी आवाज पहुंच रही है, घुमाने की शायद आप कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये कि आपने कहा बम्पर वोटिंग इसके अगेंस्ट है जो वोट चोरी का आरोप लग रहा था, लेकिन अब जब बम्पर वोटिंग हो गई, इसके बाद भी अगर महागठबंधन हार जाए तो फिर क्या कहेंगे? तब तो चुनाव ये वोट चोरी का कोई आरोप नहीं लगेगा, ईवीएम पे कोई आरोप नहीं लगेगा, चुनाव आयोग पे कोई आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि बम्पर वोटिंग है। जनता ने जवाब दे दिया बम्पर वोटिंग के साथ। विवेक क्या है कि इस बात से तो इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जाता कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, और बौखलाहट में जो है इस चुनाव को बातें घुमा रहे हैं। ठीक है, संजय यादव जी नेता बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बातें नहीं घुमा रहा, मैं एकदम सच कह रहा हूं। अगर समस्तीपुर में अगर जो बौखलाहट पे सवाल ही नहीं था ना जी, बौखलाहट पे सवाल नहीं था, नजर आती है। नहीं, बौखलाहट पे सवाल नहीं था, सवाल था अगर हार गए तो अब तो कम से कम ईवीएम, चुनाव आयोग सुन लेते क्या करेंगे, आरोप नहीं लगेगा ना। क्या इसका नहीं किरण जी, क्या इस बात से नकारा जा सकता है क्या समस्तीपुर में, सीवान के महाराजगंज में वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई नजर आई? क्या इस बात से नकारा जा सकता है कि भैया जो है नालंदा, वैशाली जैसे तमाम जिलों में जो है सीसीटीवी फुटेज जो है उनके स्ट्रॉन्ग रूम के उनको बंद किया गया? कि इन बात से नकारा जा सकता है कि इन बात की नकारा जा सकता है कि राकेश सिन्हा दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं और बिहार में भी वोट डाल रहे हैं? ठीक है, चलिए इसका जवाब संजय यादव जी से ले लेते हैं। ठीक है,
ठीक है, संजय यादव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं इकबाल अहमद जी भी जुड़ चुके हैं, आरजेडी के नेता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय यादव जी जवाब दीजिएगा इसका। ये बता रहे हैं कि कांग्रेस वाला ये चिल्लाने के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। इनको लग रहा है कि वोटिंग ज्यादा बम्पर वोटिंग हो रहा है तो कांग्रेस को या महागठबंधन को फायदा दिख रहा है। मैंने याद दिला देना चाहूँगा, हमेशा इनको लगता है कि जब भी वोटिंग ज़्यादा होता है तो कांग्रेस के खेमा में ज़्यादा खुशी देखने को मिलता है कि इस बार जो है बीजेपी का या एनडीए की सरकार जाना तय है। और जब से जनता की पक्ष हमारे ऊपर में आ जाता है, वोटिंग हमारे और आता है, तो इन लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं हमारे वोट को चुरा लिया गया है। और यही बहाना लेके दिल्ली से लेके पटना तक ये लोग चिल्लाते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, समय पर देख लीजिएगा 14 तारीख को कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा बिहार में। बम्पर अरे संजय भाई, बम्पर वोटिंग के चक्कर में लड्डू उड्डू भी बनवा लेते हैं, जलेबी उलेबी छंकवा लेते हैं और बाद में पता चलता है सब इधर उधर इन्हें उन्हें बांटना पड़ जाता है इनको। विवेक जी, कांग्रेस का लड्डू रहेगा और जेडी का जिलेबी रहेगा, खाएगा बीजेपी वाला, माला पहनेगा बीजेपी वाला, देख लीजिएगा। आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं? इसलिए कि जो उत्साह दिख रहा है लोगों के बीच, अभी आपके चैनल के माध्यम से वो देखिए, विकलांग महिला, उनके चेहरे पे जो खुशी है, जो हंसी है, ये बता रहा है कि वो डबल इंजन की सरकार को चाह रहा है बिहार में रहे। नहीं, लेकिन महिला वोटर जो है वो पिछले कुछ चुनावों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल में नजर आई है, किंग मेकर के रोल में नजर आई है। आप क्यों इतने कॉन्फिडेंट है कि ये वोटर आपके पास जाएंगे, आपको वोट करेंगे? हो सकता है वो तेजस्वी यादव को वोट कर रहे हो सकता है कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट कर रहे हो। नहीं ना होगा। कैसे? मोदी जी के प्रति महिलाओं के जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, और मोदी जी जब भी इनके बीच में कोई आह्वान करते हैं, कोई बात को तो उनके, आप देखिए जब भी उनका प्रोग्राम कहीं भी हम लोग का हो रहा है, काफी संख्या में भीड़, महिला को रोड से लेके आप मंच तक देखिए, काफी संख्या में लोग जुटते हैं। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं रैली वाली भीड़ अगर वोट में कन्वर्ट हुआ तब ना, और नहीं कन्वर्ट हुआ तो क्या करेंगे? 100% कन्वर्ट होगा विवेक जी, देख लीजिएगा ना। तो झारखंड में क्यों नहीं हुआ था जाएगा। और ये संजय जी, झारखंड में फिर कहाँ चूक रह गई थी? झारखंड में वहां पे आप देखिए ना, पैसा का लोभ दिया था। झारखंड में पैसा का लोभ देके, मैया योजना, नौकरी का नाम पर झांसा देके, जिस तरह से यहाँ गठबंधन तेजस्वी जी बोल रहे कि हर घर में हम नौकरी देंगे, आज कहाँ दे पा रहा है? 10,000 वाला यही तो अंशी कह रहे हैं। जी, यही सवाल आरजेडी के से उस इकबाल अहमद जी से ले ले, क्योंकि आरजेडी एक बड़ी लीडिंग पार्टी है और इंपॉर्टेंट पार्टी है। मैं चाहूंगा कि आरजेडी का रिएक्शन इस पर आए कि आरजेडी इस बम्पर वोटिंग और इसका जवाब भी, जो बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं उसका जवाब इकबाल अहमद जी। निश्चित रूप से संजय जी के इंप्रेशन से पता चल रहा है कि इनके ये हताश और निराश हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 171 सभा की और उसमें से लगातार सारे जिलाओं को जिस तरह से उन्होंने किया, ब्लॉक से लेकर जिला तक जिस तरह से टच किया है, और युवाओं में जिस तरह से उफान है, युवाओं के पीछे इन लोगों ने डबल इंजन की सरकार रही लगातार 20 साल से और केंद्र में भी है, तो बिहार को एक काफी उम्मीद थी यहाँ के लोगों को कि बिहार में कुछ और देखने को मिलेगा। जहाँ तक चीनी मिल की बात हो रही तो बराबर आते थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल के और हमारे गृह मंत्री जी बोल के चले जाते थे, लेकिन लोगों में एक हताश और निराश है। एक उम्मीद की किरण जगी है तेजस्वी यादव से। लोग अब चाहते हैं कि एक युवा है, 36 साल का लड़का है, इसको चांस दिया जाए और देखा जाए। तेजस्वी यादव जी ने लगातार ये संघर्ष 2 साल से ये काम पर लगे हुए हैं और लोगों में एक जो जागरूकता है उसका एक नतीजा देखने को सामने मिल रहा है। आने वाले 14 तारीख को आपको ये देखने को मिलेगा जी। लेकिन सीमांचल कह रहे हैं थोड़ा इस बार टफ हो जाएगा आरजेडी के लिए। पिछली बार भी था, पिछली बार भी जबरदस्त। देखिए सीमांचल का जहां तक मामला है, वहां के लोग अवेयरनेस हैं, समझदार हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए तर्क और वितर्क करने का मीडिया में नहीं है, जो ऑथेंटिक बात है उस पर बात करनी है। अभी का मामला है कि बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं। रोजगार, दवाई, कढ़ाई, सिंचाई और पढ़ाई की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये चीज अगर बराबर इस चीज को आप रखिएगा तो एक लोगों में अवेयरनेस आएगा और लोगों में लगेगा कि एक बार इसको तेजस्वी यादव जी को या युवा है वो इनको तो चांस ये दिया बम्पर जाए। वोटिंग क्या मान रहा है? ये जो आरजेडी की तरफ से या महागठबंधन के मैनिफेस्टो में जो नौकरी का दाव लगाया गया है, उस दाव के आधार पर है या बाकी ये विकास की जो बयार एनडीए की तरफ से कही जा रही है उसके आधार पर ये बम्पर वोटिंग है? इकबाल जी,
देखिए मैं एक तरफा कभी बात नहीं करता हूँ। हेलो, अगर बिहार में विकास हुआ है तो इस विकास को रुकनी नहीं चाहिए, ये विकास आगे बढ़नी चाहिए। अभी इन्होंने बोल रहा है कि एक विकलांग औरत आ रही है, ये कैसे ये प्रमाणित करेंगे वो विकलांग औरत आ रही है कि महागठबंधन को दे रही है कि आपको वोट दे रही है? नहीं है। ये दर्शाता है, ये लोकतंत्र में दर्शाता है कि हर लोग उत्साह होता है। एक बूढ़ा आदमी भी रहता है। अभी मैं भागलपुर में एक है, वो 4 साल से घर के अंदर में बंद थे और वो निकल करके आके वोट दिए हैं। मैं आप ही के चैनल के माध्यम दूसरे चैनल पर देख रहा था। तो यही लोकतंत्र की ताकत है। नहीं, वोट इसके तो देना पीछे मेरा अधिकार है, तो हम तो वोट है ना, अपना अधिकार है। भारत के अगर हम नागरिक है और भारत के प्रथम नागरिक होने का जी, अविनाश पासवान आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि ये कैसे तय होगा, तो उसके लिए कुछ रेफरेंस ले सकते हैं पास्ट के इलेक्शन से। 1-2 रेफरेंस मैं आपके सामने रखता हूं। बिहार में जब तीसरे फेज का इलेक्शन हुआ तो 60% से ज्यादा मतदान हुआ। 60% से ज्यादा का मतदान ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं और युवा ज्यादा सामने आए, जो शराबबंदी और रोजगार जैसे मुद्दे पर वोट किया। नतीजा ये हुआ कि एनडीए का बढ़ता मतदान एनडीए को फायदा कर गया और उनकी वापसी हुई। ये जो है स्थिति बनी थी 2020 के इलेक्शन में। इसी को रेफरेंस मानकर जो है वो चला जा रहा है, और कुछ हद तक रेफरेंस आप हरियाणा के इलेक्शन से भी ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से बात करते हैं, लेकिन तो ये 2020 नहीं है, ये 2025 है। डेटा के हिसाब से बात कर रहे हैं इकबाल भाई, अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं। आप डेटा हम आपको है, आपका ये खंडन नहीं कर रहे, आप जो अपनी बात रखे, लेकिन ये 2025 है और 2020 और 25 में बहुत सी चीज है। जहां तक शराबबंदी के मामला की बात की जाती है, क्या बिहार में आपसे कुछ छुपा हुआ है? आप नहीं देख रहे हैं क्या हालात है? नहीं तो क्या आपकी सरकार आएगी, आप शराबबंदी हटा देंगे? ये देखिए, ये हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, ये बात की बात है। नहीं, क्या है कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि हटा देंगे? एक को हटाएंगे, बाकी सब पे पाबंदी रखेंगे, ये अभी आप लोगों के इसमें है। और प्रशांत किशोर ने तो कह दिया कि हम पूरी शराबबंदी हटा देंगे। देखिए, कौन क्या कहता है, सब आदमी का अपना अपना सोच है। आपकी पार्टी की तरफ से भी है, 5 उंगली बराबर नहीं है, इसका साइज अलग है, इसका अलग है। नहीं, इकबाल जी, शराबबंदी में कुछ चेंजेस किया जाएगा, तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है। अभी जब सरकार आएगी तो वो उसकी बात होगी, लेकिन जो हमारे नेता ने जो अपने मैनिफेस्टो में बोला है वो ठीक है। अविनाश पासवान कुछ कहना चाह रहा है आपको? जी अविनाश जी, देखने मिलेगा जी। मैंने दोनों पैनलिस्ट को सुना, आरजेडी के भी और कांग्रेस के भी। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने 171 सभाएं की हैं, तो भाई राघवपुर में कहाँ चले गए थे वो? राघवपुर में अकेले क्यों नहीं गए? क्या राघवपुर से उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि राबड़ी देवी जी को और मीसा भारती जी को लेके जाना पड़ा? तो मैं आपको सही बता रहा हूं, उनको पता है ये बात, वो हताश हो चुके हैं। और ये महागठबंधन की पूरी सरकार हताश हो चुकी है, वो हार रहे हैं। जहां तक रही, और ये बोल रहे थे 36 साल के लड़के हैं वो, उन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन कहा कि मैं तो भाई अभी नादान हूं, नाबालिग हूं, पता नहीं इसी तरीके का कुछ शब्द यूज किया। तो बिल्कुल सही कहते हैं, ये राजनीति में बिहार के लिए आप बिल्कुल नादान हैं, और आपके माध्यम से बिहार का विकास हो नहीं सकता, क्योंकि ये आरजेडी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो बदल नहीं रहा है। ये हमने अब लेकिन जो बटन ईवीएम का दब रहा है, किसके लिए दब रहा है? मतलब वो बेसिकली वहां के इलेक्शन के लिए दब रहा है, मतलब कौन सी पार्टी के लिए ईवीएम जा रहा है? ईवीएम का जो बटन दब रहा है वो जनता सिर्फ एक चेहरे को देख के, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को देख के। लेकिन अविनाश जी इस बात को भी बिल्कुल, लेकिन अविनाश जी इस बात को भी दरकिनार नहीं कर सकते। 2020 का जो चुनाव था उसमें जबरदस्त टक्कर यही नादान और यही 36 साल के युवा ने तेजस्वी यादव ने दिया था। इसको आप नकारेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नकारना है? वो तो आंकड़े हैं हमारे पास, वो तो मुझे सबको पता है कि तो हो सकता है इस बार उसी के तर्ज पे या उससे ज्यादा कुछ हो जाए। एक बात होती है कि एक लीडरशिप की जहां तक बात करते हैं, जब तेजस्वी यादव एक तरफ और एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी होते हैं, तो बिहार की जनता समझती है कि बिहार के भविष्य के लिए कौन जरूरी है, और सबको पता है ये बात। मैं आपको बता दूं कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, उनके जितने भी प्रत्याशी हैं, जब चाहे वो कोई भी हो, जब लोग वोटिंग करने जा रहे हैं ना, तो एनडीए में सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को देख के लोग वोट कर रहे हैं, क्योंकि आप समझे कि विकास का जो दर है वो शुरू किया था, उसको खत्म नहीं होने देना चाहते हैं बिहार की जनता। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता
ये कह रहे थे कि वीवीपैट की पर्ची फेंकी हुई मिली है, वीवीपैट की पर्ची सड़क पर मिली है, ये कह रहे थे। मैं आपको याद दिला दूं, उसके ऊपर जब इंफॉर्मेशन पहुंची इन्वेस्टिगेशन के पास, मतलब पुलिस के पास, तो चुनाव आयोग ने बकायदा उसके ऊपर संज्ञान लिया। और वो कहने का, और जहां तक बात रही क्राइम रेट बढ़ने की, मैं आपको एक बात बता दूं, सही मायने में क्राइम एक ऐसी चीज है जिसको कि दो तरीके की क्राइमें होती है, एक प्रिवेंटिव और एक प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव क्राइम जिसको हम रोक सकते हैं, प्यूनिटिव जिसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन एक बार हो जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो प्यूनिटिव क्राइम्स की अगर बात करें तो वो ह्यूमन सिविलाइजेशन तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है कि वो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमारा दायित्व, एक स्टेट की दायित्व क्या बनती है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, वही तो रूल ऑफ लॉ है। वो सब ठीक है, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात ठीक है, वो अभी चुनावी मुद्दा था, वो खत्म हो गया। अभी जो बम्पर वोटिंग चल रही है उस पर फोकस करते हैं और पिछले के कुछ आंकड़ों को खंगालते हैं तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। आप भी ये डंके की चोट पर नहीं कह सकते कि भाई आपकी सरकार है और आपको ही वोट मिल रहे हैं। बेशक आप खुश हो लीजिए, लेकिन 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, आपसे बहुत बड़ी पार्टी थी आरजेडी, अगर जीत के हिसाब से देखा जाए तो 110%, दैट इज अ फैक्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट फिर इस बार मैं बता और रहा हूं, आपका खत 2015 से लगातार जो है वो नीचे की तरफ गया है, सीट वाइज में अगर बात करूं तो। इस बार देखिए, हम ये नहीं देखते, हम हमेशा जब हम किसी के साथ गठबंधन में होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि मेरा कम है उसका ज्यादा है। हाँ। हम ये समझते हैं कि हमारे गठबंधन की सीटें सबसे ज्यादा हैं या नहीं, और हमेशा यही होता आ रहा है। आप देखिए, चाहे 2020 की अगर बात करें जिसमें कि 43 सीटें थी हमारे पास, फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का चेहरा इतना लोकप्रिय है, बजाय कि उनके मना करने के महागठबंधन, मतलब गठबंधन, एनडीए गठबंधन के लेकिन लोगों फिर ने भी तो आपका मन तो फिर भी डोल गया था ना, बीच में आपका मन डोल गया था, मतलब और आपका नहीं गया था, उसको डोलना नहीं कहेंगे, डोल गया तो फिर एक गलती हुई है हमसे। हाँ, देखिए, ठीक है, इंसान है हम लोग। ये आरजेडी इकबाल जी बेहतर जवाब दे पाएंगे। उस गलती का बहुत जिक्र करते हैं 17 महीने का, कि 17 महीने गलती में वो भी साझेदार थे। हाँ, साझेदार थे, इसीलिए ये उनका भी मन डोल गया था। इकबाल जी, आपका भी मन डोल गया था या सिर्फ नीतीश कुमार जी का मन डोल गया था? जेडीयू का देखिए, जो 2020 की बात कर रहे हैं, तो 2020 में जो हमारा पहला मैनिफेस्टो आपके लोगों ने, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग याद होगा मेरे ख्याल से, और विवेक जी जो है काफ़ी सुलझे हुए आदमी है, अच्छा लग रहा है, इनको सुनने में भी मज़ा आ रहा है। तो वो जो मैनिफेस्टो था उसमें तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो किसी कारण हमारी सरकार नहीं बन पाई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जब बीच में एक मौका मिला तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी इस चीज़ में कामयाब हुए हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी साथ में मिलकर सरकार चला रहे थे, और वहाँ जो तेजस्वी यादव का वो दिल में कहीं ना कहीं कसक था कि मेरी सरकार नहीं आई तो रोजगार की हम बात किया, रोजगार नहीं मिला, तो उसी पैटर्न पर नीतीश कुमार जी को वो कन्विंस करने में कामयाब हो गए। और जो तो इकबाल भाई कह रहे हैं कि रोजगार के बदले में टेबल के नीचे जो जमीन वाला कागज खींच रहे थे आप लोग। अरे भैया, ये सब है ना, कोई प्रूफ है, कोई दिखला देगा टेबल के नीचे का जमीन वाला कागज और फलाना। ये राजनीति में ऐसे, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे जेडीयू के, जब राघोपुर में तेजस्वी यादव गए तो ये राबड़ी देवी गए, उनकी बहन जा रही है। इनको पता होना चाहिए कि राबड़ी देवी भी वहां से चुनाव लड़ी हैं, जीती भी हैं और हारी भी है। और कोई लोकतंत्र का यही तो खूबसूरती है कि हम पटना में रहते हैं, अभी मैं रोहतास में आया हुआ हूँ प्रचार करने के लिए, तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती। जिस तरह दिवाली, ईद, छठ, होली हम लोग मनाते हैं, उसी तरह से पर्व मनाते हैं। ये हमारा महापर्व है, इसका एक जोश है, इसका एक ये है, हम कहीं भी जा सकते हैं, अपने पार्टी के विचारधारा को कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं अंश के पास जाऊं इस पर आंसर लेने के लिए, लेकिन संजय जी कुछ कहना चाह रहे पहले। संजय जी बता रहे थे कि आरजेडी के लोग जो खुश दिख रहे हैं, सीमांचल में माई समीकरण आपके पक्ष में है या ओबीसी का और जा रहा वोट? माई समीकरण पूरा है, पता लगा लिया है, वैसा कुछ नहीं है, कहीं वहाँ ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, जीत हमारी महागठबंधन की हो रही है। सीमांचल में भैया आपका टूट रहा वोट, वहाँ बिखर गया आपका। देखिए, वो तो 14 तारीख को समीकरण सीमांचल में नहीं चल रहा, ओबीसी का और। अरे ओवैसी साहब गए थे पहले, संजय भाई ओवैसी साहब गए इनके पास, इनका दरवाजा खटखटाए,
तो कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने मिलकर दरवाजा में कुंडी मार दिया और तलवो जड़ दिए और बोले घुसने नहीं देंगे तुमको। तो ओवैसी साहब फिर चले गए वहां पर जाकर, उन्होंने 24 के 24 कैंडिडेट उतार दिया है। अब हम लोग ओवैसी, अरे भाई साहब 2020 से थोड़ा सीख लेते। इकबाल भाई सुनिए ना, सुनिए मेरी बात, इकबाल भाई सुनिए मेरी बात। 2020 में जब ओवैसी साहब वहां गए तो 5 सीट ले आए, हालांकि 5 में से 4 को आप खींच लिए बाद में, वो बात अलग है, उस पर नहीं जा रहे अभी। तो कम से कम 2020 से अगर लेसन लिए होते तो बोलते ठीक है आ जाओ, साथे मिलकर लड़ लेते। कम से कम सीमांचल में तो दे ही सकते हैं आपको 5 से 10 सीट, आपका एवरेज भी बढ़िया है सीमांचल में, तो उससे आपको बेनिफिट हो जाता है। वही बात संजय जी कह रहे हैं, इस पर आपका जवाब, उस पर अंश कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अंश भी आपके साथ आपके गठबंधन में, तो उनका जवाब भी जरूरी है। पहले आप, और आपके नेता ने तो ओवैसी साहब को चरमपंथी कह दिया। इकबाल अहमद जी, वो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, उसमें जबरदस्ती किसी चीज को आप प्रेशर दे करके, एक चीज को घुमा घुमा करके बोलवाने के लिए ये, और हमारी जो पार्टी है वो सामाजिक न्याय की पार्टी है। लालू जी ने कभी आज तक है बहुत ऑफर आया एनडीए की तरफ से कि आप मिल करके सरकार बना लीजिए, लेकिन लालू जी ने बोला कि नहीं, मेरा एक अपना विचारधारा है, और लालू जी अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। अगर समझौता करते तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते। तो हमारा नहीं, लेकिन आप जिस कांग्रेस पार्टी के साथ हैं विचारधारा के नाम पर, उसी विचारधारा पर चारा का आरोप लगाकर उसको दोषी साबित करके लालू जी को जेल में डालने का काम कांग्रेस ने किया, फिर आपकी विचारधारा कैसे मैच कर गई? देखिए वो जो आप चारा का बात आप लोग कर रहे हैं, और जो अभी तक उसी चीज को घुमाते हैं, जंगल राज चारा, वो ये चीज को लेके चल रहे हैं। तो जो कोर्ट का जो निर्णय था वो सर्वोपरि है, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वक्त और हालात जो है अब वो चेंज हो चुका है। अब वो पहले वाली बातें बहुत बिहार बदल चुका है। वक्त और हालात चेंज हो गए, वो पुरानी बात है, अब 2025 आ गया है, वो हो गया है। अंश जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद में संजय जी आपके पास आती हूँ। ओवैसी जी को लेकर जो बात हो रही थी कि आप 2020 से सीख लेते, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये तो इंडिया गठबंधन की खूबसूरती है कि भैया हम लोग जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरह ये नहीं कि किसी के साथ भी जो है गठबंधन कर लेंगे कि भैया कुर्सी हमारी बनी रहे। ये तो भैया हमारे गठबंधन की खूबसूरती है। अरे भैया ओवैसी जी को ये इस चीज के तो प्रख्यात है कि वो कैसे अपने मन से जो है कट्टरता फैलाते हैं, और हमारा जो गठबंधन है वो तो सबको एक साथ लेके चलने में विश्वास रखता है। तो ओवैसी जी के 4 विधायक को क्यों खींच लिया था 2020 में? ओवैसी जी के 4 विधायक को क्यों खींच लिया गया था? नहीं देखिए वो एक अलग, अच्छा, एक इकलौते वो है जो कट्टरपंथी भाषा बोलते हैं, बाकी नहीं। देखिए यहाँ पे ये अलग बात है, और ये गठबंधन करना उनके साथ एक अलग बात है। यहाँ पे जो था उन लोगों ने, वो जो 4 विधायक थे, उन्होंने महसूस किया कि हम लोग जो है आप इंडिया गठबंधन के साथ जो है रहना चाहते हैं, हम समावेशी विचारधारा के साथ रहना चाहते हैं, तो इस वजह से वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए थे। वो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है आपके साथ आना चाहते हैं, तो इस वजह से ओवैसी जी की बात एक अलग है, वो अपनी पार्टी का तो खुल के वो कहते हैं कि वो मुकेश सहनी जी 2020 में बीजेपी में थे, यानी एनडीए में थे, उसके बाद अब आप में आ गए, तो वो सरकार बनाने के लिहाज से आए या उनको भी आपकी विचारधारा पसंद आ गई? ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सांप है जो अपने खुद के गठबंधन के सहयोगी को डसने का काम करती है। मुकेश सहनी जी की पार्टी को तोड़ दिया आपने, पशुपति पारस जी थे उनकी पार्टी को आपने। संजय जी इसका जवाब देते हुए बताइएगा, वाई समीकरण में जो एक छिड़काव सीमांचल में देखने को मिल रहा है, किसी से छुपा नहीं है। मुस्लिम महाराष्ट्र में उसको डस वोटर्स लिया, में, दल को डस ठीक लिया, है, सबको डस लिया। ठीक है अंश जी, ठीक है, जवाब देंगे इसका संजय जी। और संजय जी इसका भी दीजिएगा कि इसका बेनिफिट तो आपको होगा ना, जो सीमांचल के अंदर में हम देख रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो छिटक रहे हैं, चाहे वो ओवैसी केस में जाए, प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं उस पर दाव खेल रहे हैं, आरजेडी की तो चीजें हैं ही, जेडीयू भी है वहां पर, तो ऐसे में इसका बेनिफिट तो बीजेपी को हो जाएगा, एनडीए को होगा। देखिए हम लोगों को पूरा फायदा सीमांचल में मिलने जा रहा है, और वहाँ पर ओबीसी के आने के बाद आरजेडी महागठबंधन में जो फांक किया उन्होंने, जैसे कि एक बयान में वो खुद ब खुद फंस गए। तेजस्वी जी जो बयान दिए थे उस पर ओबीसी ने जो है माने पूर्ण रूप से जिस तरह से उनको अपने लोगों को समझाने का मौका मिल गया, और उन्होंने जो भाषण में अपने अल्पसंख्यक लोगों को एकजुटता का परिचय दिया, और जो पाकिस्तान से संबंधित एक शब्द को पकड़ा और उसके बाद उस पर वो आरजेडी पे बरस पड़े,
तो वहां माई समीकरण इनका पूर्ण रूप से ध्वस्त हो रहा है। दूसरी बात है प्रशांत किशोर का। प्रशांत, आवाज नहीं आ रही है संजय जी। जी अनम्यूट करिएगा जी। इन्हीं को नुकसान दे रहा है। नहीं तो हैदराबाद तो इसका मतलब है हैदराबाद से ओवैसी साहब को आप ही पकड़ के लाए क्या पूर्वांचल में? नहीं, पूर्वांचल में वो आए, उनको लगा कि हमारा लोग यहाँ ज्यादा संख्या में, उन्होंने कहा कि ज्यादा संख्या है, ज्यादा परसेंट है हमारा यहाँ, हमारे लोग काफी संख्या में लोग हैं, इसलिए हम यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। वो किन्हीं के बुलावा पे थोड़ी आए, वो तो अपने से आए। तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि आपकी बी टीम की तरह काम करते हैं, हर चुनाव में पहुंच जाते हैं विपक्ष के वो वोट बैंक में सेंध मारने के लिए। नहीं, और आप लोग भी कहीं ना कहीं गदगद होते होंगे कि चलो ओवैसी साहब आ गए, अब इनका जो एक पर्टिकुलर वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की तैयारी हो जाएगी। नहीं, ओबीसी क्या है कि अल्पसंख्यक का चेहरा बनने चाहता है। वो देश में दिखाता है कि अगर मुस्लिम का कोई रक्षा कर सकता है, उसके हित के लिए कोई लड़ाई लड़ सकता है, तो वो ओबीसी है। इसलिए वो अपने साख को बचाने के लिए, ढूंढने के लिए वो आए हैं बिहार, और उनका मकसद होता है। वो तो सीधा तौर पर कह रहा है तेजस्वी को, किसी कीमत पर हम आपको सरकार में शामिल होने नहीं देंगे। वो तो एकदम डंका का चोट पर कर रहा, यानी कि कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि मतलब ओवैसी एक चुनौती बनकर खड़े हैं। आरजेडी, महागठबंधन और सीएम की कुर्सी के बीच में ओवैसी खड़े हैं। क्या ओवैसी से समझौते की कोई बात बन सकती है अगर 2-4-10 सीटों की बात आई तो? इकबाल अहमद जी, देखिए, अभी तो इस पर हम लोग मंथन नहीं कर रहे हैं। अभी तो पूर्ण रूप से हम लोग बहुमत की सरकार ला रहे हैं, और जिस तरह से सर्वे आ रहा है हमारे पक्ष में आ रहा है, और इस पर हम लोग यही है, हम लोग का मेन फोकस जो है अभी जो जिस तरह से वोट का परसेंटेज बढ़ा है उस पर है। और हमारे नेता और हमारे जो जितने भी जो लोग हैं अपने संगठन के लोग, अभी इसी पर चर्चा हो रही है। वो जब समय आएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा कोई ठिकाना, कौन कहाँ जाएगा। थोड़ा सा हिंट दे दीजिए ना, ब्रेकिंग न्यूज चला लेंगे क्या? आप कम से कम हाँ बोल दिए हैं। हम अभी कैसे हाँ बोल रहे? हम तो अभी पूर्ण रूप से बहुमत में आ रहे, तो हम हाँ कैसे बोल रहे हैं? अरे 2-4-10 को कम पड़ गया तो क्या कीजिएगा? संजय जी को पहले है ना कहिए ना कि संजय जी कि वो जो ऐसे बैठाला है क्रॉस में, पहले उनसे पूछ लेना कि दोनों का ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। मेरा छोड़िए ना, हम तो पूर्ण रूप से बहुमत लेके आ रहे हैं। नहीं, आपको वैसे कम पड़ेगा तो आप तो ऐसे ही उठा लाते हैं। पिछले बार तो 4 को ऐसे ही पकड़ लिए था आप लोग। उठा के नहीं लाते हैं, यही तो हमारा है ना, ये है कौन लाया है कौन गया है आपको पता है? आपको मालूम है ना कि आनंद सिंह के लड़का अपने आप रात में तेजस्वी जी के साथ बैठे थे और फिर सुबह में जाके डेस्क पर बैठ गया। आपको मालूम है ना ये चिनारी के विधायक जो है कहाँ थे और कहाँ जाके बैठ गए, कौन लाया है कौन बैठा? तो ये आप क्या कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक आपके संपर्क में हैं? कौन? आप क्या कह रहे हैं, दावा क्या कर रहे हैं? अभी हमारे संपर्क में अभी हमारे संपर्क में कोई, अभी बस एक ही संपर्क सूत्र है हमारा कि हमारी सरकार आ रही है बहुमत के साथ, आपको हम 14 तारीख को मिठाई खिलाएंगे। यहाँ से जेडीयू के विधायक संपर्क में है? किसी के हम लोग किसी के विधायक हम लोग अभी किसी के संपर्क में रहे, हम जनता के संपर्क में हैं। ले तो फील्डिंग तो हो रही है ना। अविनाश पासवान जी कुछ कह रहे हैं। अविनाश पासवान कहेंगे कि आरजेडी के लोग हमारे संपर्क में हैं। अनम्यूट करिएगा सर। जी अविनाश जी, आप क्या? हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज एक ट्वीट आया तेजस्वी यादव जी की तरफ से। सुनाइए कि इरशाद ठोका जाए। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जहां पे बीजेपी और लालटेन दिखे वहां पे लालटेन को वोट देंगे। मतलब ये लोग अलग बलग, जब इनको पता है कि ये लोग हार रहे हैं तो कुछ भी आपको कहना है ना, जनता को भ्रमित करने के लिए। और मैं सुन रहा था 17 महीने की नौकरी देने की जो ये बात करते हैं, बिहार की जनता जो है ना, जब निकली है वोटिंग करने के लिए, उनको पता है कि आप प्रूफ मांग रहे थे कि लैंड फॉर जॉब, आपने विवेक जी आपने कहा इनसे कि भाई लैंड फॉर जॉब वाला नीचे से पैसा ले रहे थे क्या, जमीन ले रहे थे? तो इन्होंने कहा प्रूफ क्या है? तो प्रूफ तो ये है कि चार्ज फ्रेमिंग तो हो गई है सर, चार्ज शीटेड है वो। लेकिन ये जो है कि आप ये कहते हैं कि नौकरी आपने दी, इसका प्रूफ क्या है आपके पास? लेकिन मैं आपको बताता हूं प्रूफ क्या है। हमारे माननीय मुख्य प्रवक्ता जो है, हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी, उन्होंने बकायदा ये मीडिया में कहा है कि जब नौकरी देने की बात हुई थी तो आपके जो आप ही के कोटा से 17 महीने के दौरान में आप ही के कोटा से शिक्षा मंत्री थे, उनसे कहा गया कि आप साइन करिए जरा नौकरी के उसके ऊपर। तो गायब थे, 1 महीने से गायब थे।
तो कैबिनेट की मीटिंग बुलवा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी से साइन करा के वो सृजन किया था। तो आपके पास इसका क्या प्रूफ है कि भाई आपने नौकरी दी है? तो देखिए, हम इसके ऊपर ना लड़े। बिहार की जनता समझती है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो नौकरियां दी गई है, चाहे आप कितना भी क्लेम करें, लेकिन एथिकली इनकरेक्ट है। दूसरी बात, सामाजिक न्याय, लालू यादव सामाजिक न्याय के नेता है। अरे ठीक है, फिर से मैं बता दूं जी, सुशासन बाबू जानते हैं, उनको कहते हैं नीतीश जी को। अभी बताइए, वोट चोरी तो नहीं हो रहा है? वोट चोरी कैसे हो जाएगा? और इलेक्शन देखिए 14 तारीख को आपकी सरकार बन गई, सरकारों चोरी हो सकता है उस दिन। आप कह रहे हैं ये लोग कि सरकार चोरी हो गया है। इनका नहीं, बीजेपी का हो सकता है। हाँ नहीं, वही पलटी तो ये मार देंगे। नहीं, वो उनका कहना है कि सरकार चोरी करके रूट से बना है, इसलिए सरकार चोरी हो गई है। हाँ पासवान जी। नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और उसको हम उस पर विश्वास रखते हैं। और मुझे पता है कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से सेवाएं मंगाई गई हैं, ताकि यहाँ पे ये चार्जेस हमारे ऊपर ना लग सके कि न्यूट्रलिटी नहीं बरती गई है, और उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्यों से सेना मंगाई गई है। चार्जेस फ्रेम किए जा चुके हैं और दोबारा फ्रेम होंगे 14 तारीख को, अगर आपकी तरफ कुछ भी कांटा झुका है। हारेंगे तो जनता को कुछ तो कहना पड़ेगा ना। अगर आपका तो कांटा उठा तो लगेगा, और कांटा गिर गया तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर बोलेंगे हाँ वोट चोरी, हम बोल दिए थे तो इसे वोट चोरी नहीं हुआ है। अंशवत से एकदम स्पष्ट है कि जो है इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार बनने वाली है। ये बात तो हम अकेले थोड़ी ना कह रहे। हाँ। ये तो खुद एनडीए के सहयोगी ओपी राजभर जी कह चुके हैं कि भैया जो है वहां पे पहले चरण में जो मतदान का प्रतिशत जो बढ़ा है, उससे स्पष्ट है कि वहां पे आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनने वाली है। ये बात तो खुद उनके सहयोगी कह चुके हैं। और सच्चाई क्या है कि जिस प्रकार से जो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता की आप बात कर लीजिए, उनके सारे उम्मीदवार प्रत्याशी, तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वहां पे वो पूरी कोशिश कर रही है कि बेईमानी से हर एक वोट डाले। लेकिन बिहार की जनता जागरूक है अपने मत को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, अपने मूल अधिकार को लेकर। इस वजह से वो जो है मजबूती से जो है मतदान करने आ रही है। तो ये बात स्पष्ट है। और वो अपने महत्वपूर्ण बात, क्योंकि देखिए सीमांचल का मुद्दा हम छोड़ नहीं सकते। अगर हम पिछले बार की भी बात कर ले 2020 की, तब मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। यही सीमांचल में थोड़ी मेहनत कर लेते तो शायद वहां से जीत पाते, लेकिन ऐसा हो ना सका। तो ऐसे में क्या ये माने कि मुस्लिम वोटर्स, क्योंकि हमने देखा असदुद्दीन ओवैसी ने भी मन से ये कह दिया था कि दरी बिछाने के लिए क्या सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को रखा गया है। तो अब ऐसे में बार बार जिक्र हो रहा था कि हो सकता है डेप्यूटी सीएम बना दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा तय है, डेप्यूटी सीएम में सहनी जी का चेहरा भी तय कर दिया है। मुस्लिम वोटर्स को किस लिए रखा फिर? मतलब चाहिए ना कि वो भी खुश रहें। देखिए, पहली बात तो ये कि इस चुनाव से जितने भी ये इनकी बी टीम बनकर आए हुए सारे लोग हैं ना, फिर चाहे वो बात आप ओवैसी जी की कर लीजिए, या सारे जितने भी इनकी जो समर्थक में उठते हुए पार्टियां है ना, गठबंधन वगैरह, वो सब के सब ये इसके बाद चुनाव के बाद खत्म होने वाले हैं। इस बात का मैं मुस्लिम वोटर्स तो बी टीम नहीं है ना, वो तो सबके हैं। अरे मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ, मैं ओवैसी जी की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे प्रशांत किशोर जी, तमाम जितने भी इनके वो हैं, मैं उन सबके यहाँ पे जिक्र कर रहा हूं। आपने पूछा मुस्लिम वोटर्स की, तो मैं मुस्लिम वोटर्स पे बोल दूं। हमारे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमने ऐलान किया था कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और उससे जुड़े तमाम इंटरव्यूज में भी हमने कहा है कि ये सिर्फ हमने 2 नाम अभी घोषित किए हैं कि जिसमें तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री। लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी उसके बाद और भी हमारे उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो ये बात हमने कहा है। तो उसका जिक्र करने से बच क्यों गए? तो ये बात तो हम जो है जब मतलब अगर इतना इशारा कर दिया तो थोड़ा और इशारा कर देते। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेगा अगर आप लोग जीतेंगे तो, ये कह रहे हैं। हम आपको समय आने पे बताएंगे, हम आपकी सहूलियत के हिसाब से थोड़ी ना बताएंगे। तो हमने ये बात भी है। हाँ, सबको पता भी है कि वो यहाँ पे जो है इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो सभी के समावेशी सरकार होगी। तो राहुल गांधी जी ने हर मंच से, हर अपने भाषण से कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो हर वर्ग, हर जाति, हर धन के लोगों की सरकार होगी। ये सरकार सीएम कौन होगा? इंडिया गठबंधन का सीएम कौन होगा? जब सीएम के उम्मीदवार की घोषणा हमने तेजस्वी यादव जी का किया है तो सीएम आई थिंक सो तेजस्वी यादव जी ही होंगे। ये तो स्वाभाविक सी बात है। चलिए, एक सवाल अंश जी, आपने ये कहा है कि हमने डेप्यूटी सीएम पे मुकेश सहनी का नाम दे दिया है और
अगर सरकार बनती है तो और भी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, कांग्रेस का नाम आएगा उसमें? उसके कोई नेता आएंगे डिप्टी सीएम के इसमें, या खाली हाथ कांग्रेस? ये सवाल का जवाब जो है ना ही डिबेट पे दिया जाता है, ना ही ऐसे टीवी के कैमरों पे दिया जाता है। ये बात जो है चुनाव आने के बाद जो सभी दलों के वरिष्ठ नेता उसके हो बाद तय सकते किया हैं या जाता है नहीं हो कि सकते, किसको ये तो कौन सा मंत्री। नहीं मैंने कहा ना कि कौन सा मंत्री पद लेगा, कौन क्या लेगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा, कौन क्या होगा, ये सारे आपको बता दिया जाएगा। थोड़ा सा जो है सब्र कर लीजिए। मुझे लग रहा है अंशी, डिबेट में ही नीतीश कुमार का नाम जब नहीं लिया गया था शुरुआती दौर में, तो बार बार कहा जा रहा था कि कौन होंगे एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर, बार बार लिया जा रहा था, मुझे याद है। और जितने प्रवक्ता बैठे थे सबने किया था, सबने कहा था। दोनों में अंतर है, दोनों में अच्छा, अंतर है, दोनों में अंतर है। नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी वही हाल करना चाहती है जो उन्होंने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के साथ किया। कहा कि भैया हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वही बनेंगे। तो इतना प्यार कैसे झलका रहे हैं आप लोग नीतीश जी के लिए? मतलब इतना प्यार उनके साथ जो होगा वो बीजेपी करेगी, वो समझ जाएंगे चीजें। आप बहुत ज्यादा फिक्र ले रहे हैं। है ऐसा कि हो सकता है चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद आ जाए आपकी तरफ, अंदेशा लग रहा है क्या? नहीं, हम कोई चिंता नहीं कर रहे। चिंता तो भैया भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए कि भैया आज इस वजह से जो है कई रैलियों में नीतीश कुमार जी मोदी जी की रैली में आए नहीं, मोदी जी रोड शो करते पटना में, नीतीश कुमार जी गायब रहते हैं। ये दोनों के आसपास में कई बेल मुटाव होते हैं। सबसे छोटी अगर मैनिफेस्टो रिलीज की कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बिहार की रैली रही है, क्योंकि पता है कि सबको एक साथ एक मंच पे नहीं बैठा सकते। एक संयुक्त रैली, एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर नहीं पा रहे ये लोग। तो वो तो प्रेस वार्ता आपकी भी नहीं हुई थी जब तेजस्वी यादव का नाम आया था, राहुल गांधी नहीं थे मंच पर। देखिए क्या है कि अभी राहुल गांधी जी नहीं थे, और क्या मतलब ये था कि उसमें कांग्रेस का कोई भी नहीं था, कि उसमें कांग्रेस के कोई नहीं था। हमारे अशोक गहलोत जी जब भाई देखिए जी का था, उसमें हमारे देखिए मैंडेट लॉक हो चुका है, हमारे बिहार के प्रभारी थे। आप इंकार नहीं कर सकते कि उसमें कांग्रेस अब देखिए मैंडेट लॉक हो चुका है, सांप निकल चुका है, अब लाठी पीटने से फायदा नहीं है। अब जो फैसला आएगा उसको सिर आंखों से स्वीकार करेंगे, या फिर वोट चोरी का जिन आप लोगों ने खड़ा कर रखा है। आप लोगों ने तो ऐसी तैयारी कर रखी है, चित भी मेरी और पट भी मेरा। जीते तो ठीक, नहीं जीते तो वोट चोरी वाला मामला है ही, ले दे के घुस जाएंगे दंगल में। आप लोग बोलेंगे ये वोट चोरी होगा, सरकार उड़ा लेंगे ये लोग बैकडोर से। जनता ने हमें मैंडेट दिया था, सरकार इन्होंने बना ली। नहीं, हम लोग जनता के मत का हम हमेशा सम्मान करते हैं, और जनता वादा प्रॉमिस कीजिए उस दिन भी यही लाइन बोलेंगे आप। नहीं, हाँ मैं वही लाइन बोल रहा हूँ। यही लाइन हमने जो है हरियाणा के चुनाव में भी बोला कि जनता ने मत जो है विपक्ष को दिया था, लेकिन आप जो है यहाँ पे किस प्रकार से वोट चोरी कर रहे हैं, आप पलट गए, फिर पलट गए, फिर पलट गए। यही तो मैं कह रहा हूँ, पलट गए, फिर आप पलट गए, कह रहे जनता ने मत कांग्रेस पार्टी को दिया था। अब बिहार में भी यही बोलेंगे। संजय जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से थक चुके थे जी। संजय यादव जी विवेक जी। हाँ जी सर। अभी आप और किरण जी दोनों मिला के इनको जो माने सरकार बनाने का निमंत्रण दे रहे हैं, डिप्टी सीएम का भी प्रस्ताव ले रहे हैं। हम नहीं दिए हमको तो लग रहा है रेस में है ही नहीं। कांग्रेस कितना सीट लेके आएंगे बिहार में जो इनको डिप्टी सीएम देंगे तेजस्वी जी? इनका होना चाहिए ना कि इतना % हमारा विधायक होगा। हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने जा रहा बिहार में, तो डिप्टी सीएम कहां से लेंगे? ये एक भी सीट नहीं आएगा, ये कह रहे हैं आप? ये ओबीसी इनसे ज्यादा रहेंगे, इनकी मजबूरी है उनका पैर पकड़ना। अंशवास जी ये तो कह रहे बीजेपी वाले दावा करे खाता भी नहीं खुलेगा आपका। अब यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तो भैया किसी को पता ही नहीं है, अखबार में भी कहीं पे कुछ भी नहीं छपा, ना ही लोगों ने बताया कि हम किस किस को वोट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता को किसको कैसे पता कि किसका? क्वेश्चन है भाई साहब। नहीं, उनको बीजेपी के प्रवक्ता को कैसे पता कि ओवैसी जी के हमसे ज्यादा आएंगे, कि उसके सबसे ज्यादा आएंगे, हमारे डबल डिजिट नहीं होगा, उसका सिंगल में होगा, उसका खाता नहीं खुलेगा? बीजेपी के प्रवक्ता को कैसे पता? ये सबसे बड़ा सवाल है। चिप तो नहीं लगा रखा आप लोगों ने? नहीं, राहुल जी जाके दिल्ली में बैठ के ईवीएम मशीन पर क्वेश्चन करने लगे, तो वो जान गए कि हमको जो बिहार में कोई सीट मिलने नहीं जा रहा, इसलिए एक अलग से माहौल बनाना है। ठीक है, और उसी माहौल में अपना राजनीतिक करना चाह रहा है वो। ठीक है, मतलब माहौल तैयार कर दिया गया। इकबाल अहमद जी का रिएक्शन चाहेंगे। ओवरऑल कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं इकबाल अहमद जी महागठबंधन को? आपका दावा क्या है?
हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारे जो है 135 सीट आएगा। और रहा सवाल, आप डिप्टी सीएम पर आप बहस कर रहे थे, तो डिप्टी सीएम कोई एक संवैधानिक पद नहीं है, समझ गए। संवैधानिक पद जो होता है वो सीएम का होता है, राज्यपाल का होता है, पीएम का होता है। तभी तो अपनी मर्जी से 2-3 भी बना लेते हैं सब, और ये तो अब चलने ही लग गया है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैडम एक तरफ बात मत कीजिए। देखिए डिप्टी सीएम जो है, इससे पहले भी जो अभी सत्ता चल रही है उसमें 2 डिप्टी सीएम है। आपको ये सम्राट चौधरी हैं, फिर वो सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। और रहा सवाल, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन ये आप जो संवैधानिक पद होता है वो सीएम का होता है। और एक तो अगर इसलिए सुन विवेक जी, मेरी बात सुनिए, आप पूरा करिए, मेरा एक सवाल उसके बाद। विवेक जी, ये जो एक कैबिनेट का जो है पद है, लेकिन इसको इतना हवा बनाया गया है, तो इसको कि डिप्टी सीएम नहीं एक मिनट, मैं इकबाल जी आपसे यहाँ पर, संवैधानिक पद भले ही नहीं है, लेकिन बैलेंस आउट करने के लिए कई बार होता है कि पार्टियां जो है या फिर जो सरकार बनाने जा रही होती है वो पार्टियां 2-2 डिप्टी सीएम भी बनाती हैं। तो इसमें हर्ष क्या, अगर आपसे ये पूछा गया, और ये सवाल हमारा नहीं, हमारे साथ साथ बाकी असदुद्दीन ओवैसी का भी है कि क्या मुस्लिमों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा गया था, तब ये सवाल उठा था। और कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से ये बात आई थी कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को भी, यानी कि जो विधायक बन के आएंगे उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तभी ये सवाल उठा था। आपको जवाब देना आप दे सकते हैं, नहीं देना नहीं दे सकते, आप निकल सकते हैं। बात सुन लीजिए कि पहले हमारी जो प्राथमिकता है कि पहले हम सरकार में आएंगे, उसके बाद हम विचार करेंगे। ये कह सकते हैं आप, ठीक है। जल्दी से अविनाश जी 30 सेकंड्स में आप अपनी बात रख दीजिए। ये कहते हैं कि डिप्टी सीएम संवैधानिक पद नहीं है, टू ऐड ऑन, ये कोई सेक्रेटरी पद भी नहीं है। लेकिन देख रहे कितनी मतलब तानाशाही चली थी, कितना एक इंपॉर्टेंट समय सीमित है। पासवान जी माफ चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। हालांकि फिर कभी अगर आरजेडी के इकबाल जी मिले तो फिर से सवाल जवाब किया जाएगा कि जब संवैधानिक पद नहीं है तो फिर तेजस्वी यादव बगैर किसी संवैधानिक पद के लाखों नौकरियां देने का दावा कैसे करते हैं, जब किसी पद पे थे ही नहीं, वो डिप्टी सीएम के पद पे थे जिसका किसी कोई भूमिका नहीं है, तो फिर वहां से नौकरी कैसे दी गई। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर कभी पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।